बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। हमारा जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग का सफ़र है वो चल रहा है एंड इट इज़ नाउ रीचिंग इट्स कंक्लूजन। ये लास्ट टॉपिक है जो हम शुरू करने लगे हैं ऑफ मशीन लेवल प्रोग्रामिंग, एंड उसके बाद हम कुछ हार्डवेयर की तरफ मूव कर जाएंगे एंड विल बी लुकिंग एट वेरी इंटरेस्टिंग न्यू एवेन्यूज़ जो हम इसके बाद एक्सप्लोर कर रहे होंगे। लेकिन ये टॉपिक खुद आई एम श्योर कि आप में से बहुत से को बहुत पसंद आएगा। जस्ट अ स्पॉइलर अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दे दूँ, विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ worms and viruses work. So some of it is that. But in general, this topic includes, इसको हमने advanced topics का नाम दिया हुआ है, लेकिन it basically includes everything जो कि और कहीं include नहीं हो सकती थी। तो इससे पहले किसी जगह जो चीज़ें फिट नहीं हो सकती थी उसे हमने एडवांस टॉपिक्स में डाला हुआ है। बट लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी द इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस, एंड विल सी के जो है वो हाउ हाउ दोज इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स जो कि हमसे यूजुअली इल्यूसिव होते हैं, हमें नहीं मालूम वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, वो कैसे काम करते हैं, एंड देन इन योर नेक्स्ट असाइनमेंट यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग सम ऑफ दैट एज वेल। ऑल राइट, एंड जस्ट एज अ रिमाइंडर, आपके जहन में है ही कि हमारे इन लेक्चर्स के लिए जो हमारा मेन सोर्स है ये CMU का कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स का, जो ऑफर होता है, एंड जिसकी वीडियोस भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं। सो जस्ट रिमाइंडिंग यू दैट दैट रिमेन्स आवर मेन रेफरेंस। ऑल राइट जी, सो रियली क्विकली जस्ट मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा आपके सामने ये नाम और इसकी कुछ बुनियादी से डिफरेंस आ जाए। ऑल्दो वी वोंट बी दिस, आई वांट टू मोटिवेट यू विद दीज एग्जांपल्स, बट इट डज नॉट मीन कि पूरा लेक्चर के अंदर विल वी गोना से कि अच्छा जी लेट्स क्रिएट अ वॉर्म। ऑल्दो की जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं ये वही टेक्निक्स हैं विच आर यूज्ड बाय these program types, these worms and viruses, to get control of your computer or to make changes to your system which are not authorized by you, and so on and so forth. Just as a difference, a worm is a program that can run by itself. So it's a fully functional program. And it can also reproduce. So it can make copies of itself and fully functional versions of itself to the same computer or to the other computer. So it can run and it can spread. Whereas a virus is a program that adds itself to other programs. So it infects other programs. So it's a piece of code that gets added to another program. It's not a fully functional running program usually. It just adds on to other programs and then it spreads through those programs. So now the infected program goes to a different computer and then it infects more programs and so on and so forth, just like a biological virus. But regardless is basic difference के बाद, they're both designed to kind of do the same, to spread among computers and to wreak havoc. अच्छा, यहाँ पर अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कुछ भी गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम अपनी सोच का दायरा ज़रा बढ़ाएं। जब मैं आपसे कहता हूँ ना प्रोग्राम और समवन गेटिंग अ कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, तो हमें ज़रा थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करना है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन, व्हाट डज एन अटैक एक्चुअली लुक लाइक. Like, does an attack, so for example a malicious program or a malicious programmer, what can they do to me? क्या मेरा नुकसान वो कर सकते हैं? Can they crash a program which is running on my system? Does an attack mean that they can wipe my hard drive? Does an attack mean that they can maybe put unauthorized programs on my computer which run by themselves and do things which are interesting for them and not very interesting for me? Does it mean they can steal my information? Does it mean they can steal my passwords? Does it mean they can basically get a dump of all the key presses that I do on my computer? Does it mean that they can grab my history and figure out what I'm doing on the internet? Does it mean they can steal all of my emails, my passwords, my credit card numbers? All of the above. So ये पहली बात तो ये जहन में क्लियर कर लें कि ये सब की सब चीज़ें अटैक में शामिल होंगी। लेकिन एक और बात भी अपने जहन में क्लियर कर लें कि इन सब का एक कॉमन डिनोमिनेटर है, और वो कॉमन डिनोमिनेटर है जिसकी मैं बात इस वक्त करना चाहता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं एक और चीज़ चाहूँगा। अब जब अटैक का थोड़ा सा आइडिया हमारे जहन में आ गया ना कि व्हाट डज एन अटैक एक्चुअली मीन एंड व्हाट वुड इट लुक लाइक ऑन अ कंप्यूटर, आई वांट यू टू थिंक इवन ब्रॉडर, इवन बिगर. आई वांट यू टू थिंक अबाउट कि प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ चल रहे होते हैं। अभी तक हमारे जहन में जब हम प्रोग्राम कहते हैं ना तो वर्ड इस तरह की चीज़ें आती हैं, लाइक माई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, और फॉर एग्जांपल आई डोंट नो you're playing a video game, that's a program. Your Chrome is a program. your apps on your mobile phone are a program. So आपका let's say कोटाना क्रैश कर गया, या आपका गूगल मैप्स क्रैश कर गया, या गूगल की मेल एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर गई, एंड so on and so forth. This is what we're usually thinking when I say a program, and an infected program, and a program that gets attacked. Think big. मैं किन चीज़ों के बारे में चाह रहा हूँ कि आप सोचें. Think of the navigation system of a cruise missile. So एक
क्रूज मिसाइल है जो एक जगह से लॉन्च होता है, इसने एक दूसरी जगह पहुंचना है. देयर इज अ सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम दैट इट हैज, जिसने मेक श्योर करना है कि इसने अपने टारगेट पर पहुंचना है. नाउ थिंक ऑफ द सेम थ्रेट्स. नाउ थिंक ऑफ अ प्रोग्राम that can just restart that that running program, the ability to just restart that running program, that navigation system, and those few seconds or even milliseconds could cost that whole cruise missile its life, with meaning our lives. So what that would mean is कि या तो वो गिर जाएगा ऐसी जगह जहां उसने नहीं गिरना था, या if you can really take control of that, you can divert its direction to a different place. Think of the navigation system on a sophisticated, I don't know, a rocket which is being launched into space. So इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक आप कोई लॉन्च कर रहे हैं यहाँ से, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो कि ह्यूमंस एक वक्त में नहीं देख सकते, जो कि ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम्स के थ्रू हो रही हैं, सम प्रोग्राम टेकिंग कंट्रोल ऑफ दैट, कितनी बुरी रिपरकशंस हो सकती हैं उसकी. थिंक ऑफ द नेविगेशन सिस्टम ऑफ अ यूएवी और अ ड्रोन, चाहे वो मिलिट्री ड्रोन्स हों या वो पर्सनल ड्रोन्स हों. थिंक ऑफ दैट. थिंक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन अ पेस मेकर. यू नो के हार्ट के लिए जिन लोगों को एड की ज़रूरत होती है, उनके पेस मेकर्स लगे हुए होते हैं. थिंक ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि उसकी कोर को क्रिटिकल होने से रोक रहा होता है. सो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाने के बाद उसने जो है वो रिएक्शन को स्लो डाउन करना है, ताकि टेम्परेचर इतना ना बढ़ जाए कि वो मेल्ट कर जाए और चेरनोबिल की तरह का कोई डिजास्टर हो जाए. थिंक ऑफ दैट. And now think of all of those threats. Someone having an ability to restart that program, someone having an ability to crash that program, someone having an ability to halt that program, someone having an ability to take control of that program, someone having an ability to do something to that program. Now you can see the huge repercussions. Now you can see कि अटैक का मतलब कितने बड़े मानों में जो है वो आ सकता है. चलें, ये एक एंगल हो गया. Think of the financial repercussions. थिंक कि आपका एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल वेबसाइट है लाइक Amazon, एंड इट समहाउ क्रैशेस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. थिंक ऑफ द थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि उस चंद सेकंड्स के अंदर वो कंपनी वेस्ट कर देगी, वो कंपनी लूज कर देगी. सो सिर्फ ये इनिशियल गुफ्तगू का मकसद ये था कि आपके जहन में इंपॉर्टेंस आ सके दो तीन चीज़ों की. मैंने आपसे कहा था ना सेमेस्टर के शुरू में कि यूल बी लर्निंग अ लॉट, यूल बी लर्निंग द मैजिक दैट रन्स इनसाइड अ कंप्यूटर. But for that magic to really, for you to really understand that magic, you also need to understand the responsibility that comes with it. So what kind of responsibilities am I talking about? What you're learning and what you have already learned in this course has given you a perspective into the machine, given you a perspective into how the computer actually functions, how the machine actually works. And that gives you a lot of power. And needless to say, कि हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि बिकॉज वेन एवर यू अंडरस्टैंड अ लॉट, दैट नॉलेज कैन बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव वे बोथ. एंड इवन फॉर यूजिंग इट फॉर अ पॉजिटिव वे, यू नीड टू लर्न very very precisely how the negative things work. So ये एक कंप्यूटर की vulnerabilities को पैच करने के लिए या उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, you really need to understand how worms and viruses work, how the attacks work, and what could be the repercussions of those attacks. So to be a responsible programmer, you really need to understand कि दूसरी वाली साइड जो है the dark side, वो क्या है इस सब कुछ की. ठीक है, तो अब मैं आता हूँ उस आखिरी बात के ऊपर जो मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर है इस सब कुछ का. ये सब कुछ करने के लिए, ये सारे अटैक्स करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? The only thing which is the common denominator to all of the above, all of the discussion जितनी मैंने की है, that is someone having the ability to execute a piece of code on your machine. बस इतनी सी बात है. अगर कोई आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपकी मशीन के ऊपर, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, आपके क्रूज मिसाइल के अंदर, आपके नेविगेशन सिस्टम के अंदर, आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके वेब सर्वर के ऊपर कोई पीस ऑफ कोड चला सकता है आपकी मर्जी के बगैर, बस अगर वो ऐसा कर सकता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है. दैट्स द अंडरलाइंग थिंग. सो आपकी मर्जी के बगैर किसी चीज का आपके कंप्यूटर पर चलना could lead to all of these vulnerabilities. अब ये होता कैसे है? जाहिर है आप reliable sources से सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, चला रहे हैं. Then how do these things enter into your system, and then how do they actually work? How do they actually make sure that they're able to execute a program in your computer? ये मौजू है हमारा इन लेक्चर्स का. तो इस पूरी की पूरी जो ये इनिशियल डिस्कशन थी, जो ये तमहीद थी, इसका बुनियादी रीज़न ये था कि आप इंपॉर्टेंस समझ सकें इन चीज़ों की, आप ये समझ सकें सब कुछ
होता कैसे है और इस सब कुछ के करने के लिए कितना सिंपल सा कॉमन डिनोमिनेटर है, समवन जस्ट हैविंग द एबिलिटी कि वो आपके पास आपसे एक एक प्रोग्राम चलवा सके। अच्छा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना एक जस्ट मामूली सी एक ब्रॉड डिस्कशन और भी लाना चाहूँगा। कोई प्रोग्राम आपके सिस्टम पर चलने के लिए ना हमेशा ये टेक्निकल तरीके ही नहीं होते जो अभी आपको पढ़ाए जाएंगे, मैं आपको जो सिखाऊंगा अभी, इसके अलावा भी तरीके होते हैं। और वो तरीके वो होते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो HCI के तरीके हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसिंग के तरीके हैं, कि आपके इंटरफेस ऐसी दे दी कि आपको मजबूर कर दिया, लाइक यू गेटिंग अ लिंक इन योर व्हाट्सएप, और कोई इंटरेस्टिंग उस पर चीज़ लिखी हुई, लाइक फॉर आई डोंट नो, यू गेट एन SMS फ्रॉम अ बैंक, सपोजिटली योर बैंक के MCB के आप, या फॉर अल्फला बैंक की तरफ से आपको मैसेज आ रहा है, आपका अकाउंट है ब्लॉक कर दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें, या आपके अकाउंट में ये फ्रॉड हो गया तो आप ये यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें और जो है वो फलां काम करें। ये आपको किसी तरह से एक वो इमरजेंसी सिचुएशन में ले जाना, वे यू जस्ट टर्न ऑफ योर एनालिटिकल थिंकिंग एंड यू जस्ट क्लिक। नाउ दैट क्लिकिंग वुड लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम ऑन योर मशीन। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई, एक ये तरीके होते हैं, ये आई वुड कॉल देम मोर लाइक द ह्यूमन इंटरफेस वेज, कि यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कोई टेक्निकली कुछ चीज रिसीव करके आ गई है, बल्कि वो चीज आपसे करवा दी गई। दूसरा ये होता है कि यू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर एंड दैट सॉफ्टवेयर इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, and once inside your system, now that virus can spread, it can just stay there। हमेशा वायरस एक तरह काम नहीं करते, ऐसे नहीं करते कि वो आए हैं और आते ही फौरन जो है वो आपका सिस्टम बंद कर देंगे या आपकी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेंगे। इससे भी बुरे फॉर्म्स होते हैं। एक की लॉगर जो आपके कीबोर्ड में आकर बैठ गया और उसके बाद आपकी सारी कीज़ को जो है वो अपने पास लॉग कर रहा है, और रात को 12 बजे के बाद इंटरनेट होने की सूरत में वो सबका सब मेल कर रहा है किसी एक शख्स को। या फॉर एग्जाम्पल आप जाहिर है कीबोर्ड से सारे पासवर्ड डालेंगे ना आप, तो जब आखिरी कीबोर्ड के ऊपर gmail.com डला हुआ है और उसके बाद अगली जो भी चीज़ डली हुई है वो नेक्स्ट आई डोंट नो 100-200 जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसी में कहीं आपका पासवर्ड है, उसी में आपका यूज़र नेम है, उसी में आपकी ऑनलाइन बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है अगर वो बैंक का URL है। तो ये ऐसे वायरस भी होंगे कि जो आपके सिस्टम में आकर बैठ जाएंगे, ऐसे वॉर्म्स भी होंगे जो आकर बैठ जाएंगे, जो किसी डेट को एक्टिवेट होंगे, जो किसी टाइम पे एक्टिवेट होंगे, जो कोई खास काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से भी आते हैं इन्फेक्टेड सो आपसे क्लिक करवा लिया, इन्फेक्टेड प्रोग्राम के थ्रू आ गए, या फिर वो ऐसे अंदाज से आए जो अंदाज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो अंदाज हम इन लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है जनाब, तो आई होप नाउ बाय नाउ यू हैव द आइडिया, एंड बाय नाउ आई थिंक those of you who are really into programming, those of you who are really into computers, उनकी इस वक्त वही कंडीशन है जो हम लोगों की थी जब हम पहली दफ़ा ये सब कुछ पढ़ रहे थे। यू हैव योर हार्ट रेसिंग एंड यू कांट वेट फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट अटैक लैब, जिसके अंदर इस तरह के काम आपसे करवाने भी हैं, ताकि आप ये सब कुछ सीख सकें। सो नाउ विद दैट बिगिनिंग, लेट्स बिगिन एंड let's start by looking at the memory arrangement for a program in our machine and see, वहाँ से अपनी गुफ्तगू को हम शुरू करते हैं। ऑल राइट जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। और मैं एक बात यहाँ पर पहले डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि जो कुछ मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये वेरी भी करता है सिस्टम टू सिस्टम, और दूसरी इसमें बात ये भी होती है कि खुद योर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज बाय नाउ अब हम 1970s में नहीं हैं, हम इस वक्त जिस एरा में हैं विद ऑल द अटैक्स एंड ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग ऑन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने सिक्योरिटी बहुत बेहतर की है। तो जब मैं कभी ये कह रहा हूँ कि ख़ास मेमोरी एड्रेस पे एक चीज़ हो रही है, इट डज़ नॉट यूजुअली मीन कि ये रैम का वो वाला एड्रेस है। बहुत सी मैपिंग्स हो रही होती हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैपिंग की एग्जांपल दूँ, बट इस सब कुछ के पढ़ाने से पहले मैं आपको एक मैपिंग की एग्जांपल दूँ। आप फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपके पास एक एरे है और इसके कुछ लेट से मेरी रैम है और इसके एड्रेसेस हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपका प्रोग्राम जो है वो किसी एक एड्रेस के ऊपर कुछ रखना चाहता है, लेट से एड्रेस नंबर 2 पे कुछ रखना चाहता है, और वो यहाँ जाता है और वो एड्रेस नंबर 2 के ऊपर लेट से 3 रखना चाहता है, तो वो यहाँ पे 3 रख देता है। ये है बिल्कुल एक बेयर अरेंजमेंट जहाँ मेमोरी आपको सीधी सीधी नज़र आ रही है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इस अरेंजमेंट के अंदर एक काम और किया जा सकता है। यू कैन हैव अ मैन इन द मिडल, someone in the middle, and you tell that man in the middle that I want to access memory address 2, और वो उसके बाद क्या करता है कि वो ये कहता है कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप मेमोरी एड्रेस 2 रखना चाहते हैं ना, मैं सारे एड्रेसेस को रखने से पहले उसके अंदर 2 ऐड करता हूँ, तो लिहाजा जी, और ये बात वो आपको नहीं बता रहा, तो लिहाजा उसने असल में जो आपका 3 है वो यहाँ 4 पर जाकर रखा है। अच्छा, अब आपने थोड़ी देर बाद उससे कहा कि यार मुझे 2 से उठा कर दो कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, और उसने 2 से उठाने के लिए अगेन उसके अंदर हमेशा हर चीज़ में वो 2 प्लस कर रहा है, हर चीज़ में वो 2 प्लस कर रहा है, तो लिहाजा अब वो सही बिल्कुल चीज़ आपको 3 उठा के दे देगा। तो आपके एंगल से आपको नजर आ रहा है कि मैं एड्रेस नंबर 2 पे चीज रख रहा हूँ और एड्रेस नंबर 2 से चीज उठा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो एड्रेस नंबर 4 पे रख रहा है और 4 से उठा रहा है।
सो ये जो ट्रांसलेशन है ना, ये जहन में रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स करते हैं, करते आए हैं, ये हार्डवेयर लेवल पर भी होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर भी होती है। और जब हम वर्चुअल मेमोरी वगैरह पढ़ रहे होंगे तो हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको सिस्टम मजबूर नहीं है ये बताने के ऊपर कि जो एड्रेसेस आपको लग रहा है कि आप एक्सेस कर रहे हैं वो सचमुच में भी हार्डवेयर के वही एड्रेसेस हैं। दे कुड बी मल्टीपल मैपिंग्स गोइंग ऑन बिटवीन वेयर यू से कि मुझे आप एड्रेस नंबर 56 पे पहुंचाएं, और बिटवीन द एक्चुअल एड्रेस जहां पे सिस्टम जाकर उस चीज को रखता है। हाँ, सिर्फ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा अगर 56 पे जो चीज रखी थी वो 56 से जब आप उठाएं तो वही चीज मिल जाए। आपके साथ उस सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इतना ही है, ये नहीं है कहीं भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जैक्ट एड्रेस पे रखवाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, और हम आगे जाकर देखते जाएंगे कि इस तरह की क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बनी हुई होती हैं और किस तरह यूज होती हैं। विद दैट बैकड्रॉप, विद दैट context, now let's look at the memory hierarchy। और इसमें कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम भी हैं। तो ये देखिए जनाब, सबसे ऊपर आपकी मेमोरी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एड्रेस आपके पास ऊपर रखा हुआ है, ये वाला एड्रेस, इस एड्रेस के अंदर दिस इज 7 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एफ्स। सो 11 एफ्स, एक एफ पड़ा हुआ है 4 बिट के अंदर, तो 44 बिट्स ये हो गई और 3 बिट्स ये हो गई। सो ये पूरा एड्रेस आपके पास 47 बिट्स का है। 47 बिट के एड्रेस को यूज करते हुए आप मैक्सिमम कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं? अगर मैं बाइट वाइज अरेंज मेमोरी की बात करूं तो 47 बिट्स में कितना होगा? 40 के अंदर 1 टेरा है और 7 के अंदर 128 है। सो 128 टेरा बाइट्स ऑफ मेमोरी, एज्यूमिंग अ बाइट वाइज एड्रेसेबल मेमोरी। सो 128 टेराबाइट की ये मेमोरी है जो आपको करंट सिस्टम अलाउ कर रहा है, ऑल्दो कि हमारा एड्रेस 64 बिट्स का है। तो ये बात ज़रा अच्छी तरह से अपने जहन में वाजे कर लेंगे। हम बिल्कुल शुरू में भी डिस्कस करके आए हैं कि इसकी वजह यह है कि फ़िलहाल अभी तक कोई भी रियल सिस्टम्स ऐसे नहीं हैं जो इतने अफोर्ड कर सकें कि वो इतनी बड़ी रैम को लगाएं या उसकी ज़रूरत हो। तो फिलहाल क्योंकि ज़रूरत नहीं है तो पूरी 64 बिट के एड्रेसेस यूज़ नहीं हो रहे। 64 बिट का अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे पूरे अगर 64 बिट यूज़ हो रहे होते तो हमारे पास एड्रेसेबिलिटी कितनी थी, तो 64 के केस में यू नो वेरी वेल कि जी 40 के केस में टेरा है, 50 के केस में पेटा है और 60 के केस में एक्सा है। एंड 4 का मतलब है 16। सो 16 एक्साबाइट। और वो आपको याद होगा, मैंने शुरू में एक जगह आपको बताया था कि जब 2 की पावर इतनी आगे तक पहुंच जाती है तो उसकी 10 रेज़ टू पावर के करीब करीब वाली जो वो अप्रॉक्सीमेशंस है ना, थोड़ी ख़राब होने लगती हैं। तो एक्चुअली दिस इज 64 बिट्स के साथ जो सबसे ज़्यादा आप मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। सो जस्ट डू अ 2 रेज़ टू पावर 64 एंड यू विल फाइंड कि वो 16 एक्सा से ज़्यादा 18 एक्सा के करीब है। सो इट्स 18 एक्साबाइट्स ऑफ मेमोरी जो यहाँ पर यूज़ हो रही है। एंड देयर आर एक्चुअली बिगर मेमोरीज एज वेल। इससे ज़्यादा भी हम इस नंबर को अब हमारे लिए रियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं जब व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा दैट लेट्स से गूगल हैज़, जो कि हमें एक्साबाइट्स के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और द टोटल साइज ऑफ द इंटरनेट। तो आप एक्सा से आगे ऊपर चलेंगे, यू गो टू ज़ेटाबाइट्स एंड देन यूल गो टू उससे आगे की मेमोरी, उससे आगे की जो आप सफिक्सेस की तरफ अगर जाएं मेमोरी की, सो एक्चुअली प्रीफिक्सेस की तरफ अगर आप जाएं एक्सा से बड़ी, तो ज़ेटाबाइट्स के अंदर यू कैन एक्चुअली मेजर द टोटल इंटरनेट, कि टोटल इंटरनेट जो है वो कितना है। तो दीज आर रियली रियली बिग नंबर्स। तो ये जहन में ज़रा वाजे रखें कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल प्रीफिक्सेस हियर एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मेमोरी हियर। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग रीड्स हैं। मैं सिर्फ इनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा और उस पर कोई स्लाइड नहीं डाली हुई क्योंकि यू कैन ऑलवेज गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च फॉर दैट कि जी व्हाट्स द टोटल साइज ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट एंड यू विल फाइंड कि वो कितना है, एंड व्हाट्स द टोटल साइज ऑफ डेटा दैट गूगल हैज़ एंड यू विल फाइंड कि वो कितने एक्साबाइट्स है। और सिमिलरली you can also search for कि जी what's the total size of data that Google adds to its systems every day, or what total new data that Google gets every day, and so on and so forth. So those are all interesting questions। लेकिन चलें, अब हमें ये समझ में आ गया कि 47 बिट्स का एड्रेस है जो हम यूज़ कर सकते हैं इन एनी प्रोग्राम। अच्छा, 47 बिट्स का मतलब क्या है? अब इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक जगह 48 बिट्स कहा था, तो वो 48 बिट्स ही है असल में। अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे 7 को अगर f से रिप्लेस कर दूं तो ये पूरा जो है ये 48 बिट का एड्रेस बन जाएगा। ये जो आखिरी 1 है ना यहाँ का, जो 1 1 1 1 की जगह हम 0 1 1 1 यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स के 7 फॉलोड बाय 11 एफ्स या f फॉलोड बाय 11 एफ्स। तो ये जो अभी आपको 47 बिट्स का मिल रहा है ना, इसका डबल हो जाएगा अगर मैं 48 बिट को एड्रेस कर लूँ, राइट। तो टोटल एड्रेसेबिलिटी डबल हो जाएगी। वो जो आधी जगह रह गई है ना, वो आधी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिए रखता है।
ठीक है। सो आपको ये हाफ स्पेस मिली हुई है, एंड अगेन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसी तरह से जो मैंने आपसे कहा कि बहुत सी मैपिंग्स हो रही हैं, देयर आर मेनी थिंग्स एज येट जो आपको नहीं अभी पढ़ाई गई, बट एनी हाउ आपको सिर्फ 47 बिट्स के एड्रेसेस अलाउड हैं, आपको 48 बिट्स के एड्रेसेस अलाउड नहीं हैं। वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सेट करके जितने एड्रेसेस आते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने लिए रखे हुए हैं, आपके लिए नहीं रखे हुए। अच्छा जनाब, अब इस एड्रेसेबिलिटी के अंदर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। आपको मालूम है कि स्टैक जो है, जो कि हमेशा डिक्रीमेंट होकर बढ़ता है, तो ये आखिर से शुरू होता है और छोटे एड्रेसेस की तरफ आता है, लाइक योर जीरोज आर हियर, तो ये नीचे की तरफ आता है। आप कुछ फॉर्मेशंस ऐसी भी देखेंगे जहाँ पर ये जो शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं, शेयर्ड लाइब्रेरीज क्या हैं, लाइक योर कोड फॉर योर printf एंड योर malloc एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो जो सारे के सारे कोड्स हैं वो सब के सब आपकी शेयर्ड लाइब्रेरीज में पड़े हुए हैं। और उसके अलावा भी आपके पास ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि आपके रन टाइम के ऊपर लिंक हो रही हैं, तो वो कोड्स अलग पड़े हुए हैं। ये कभी आपको यहाँ मिलेंगे, कभी आपको ये स्टैक से भी ऊपर पड़े हुए मिलेंगे। सो इट डिपेंड्स, और इट्स ऑल्सो इवॉल्विंग ओवर टाइम। एंड देन यू हैव योर, जिसको टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज एसेंशली योर कोड। सो ये बड़ा अजीब सा नाम इसके लिए रखा हुआ है, बट दिस इज योर कोड। यहाँ पे आपका प्रोग्राम का एक्चुअल कोड रिजाइड करता है, एंड दिस इज रीड ओनली, दिस इज रीड ओनली, यानी इसकी राइट की एक्सेस नहीं होती आपको प्रोग्राम को जिस एरिया के अंदर इसका कोड लिखा हुआ होता है। एंड देन देयर इज योर डेटा। अब हम यहाँ से साथ साथ जो है वो इधर से भी देखते जाते हैं। सो योर रन टाइम स्टैक जो है, हाँ सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं उसकी बात दोबारा कर लूँ और फिर मैं नीचे आता हूँ। स्टैक का जो आपको साइज टिपिकली मिलता है 64 बिट के सिस्टम्स के ऊपर, वो 8 MB है। सो यू हैव 8 MBs ऑफ स्टैक स्पेस, विच मीन्स कि अगर आप में से याद हो, आप में से कई लोगों ने सवाल पूछा था जब हमने स्टैक पहली दफ़ा पढ़ा था कि जी अगर एक रिकर्सिव प्रोग्राम चलता चला जाए तो स्टैक अल्टीमेटली ओवरफ्लो कर जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा। सो स्टैक पूरा भर जाएगा, और जब वो स्टैक ओवरफ्लो करेगा तो या आप रैप अराउंड करके उसके स्मॉलेस्ट लोकेशन के ऊपर आएंगे, या आप ऐसी मेमोरी एड्रेसेस पे चले जाएंगे जो जिनमें जाना अलाउड नहीं था, एंड यू विल गेट अ सेगमेंटेशन फॉल्ट। और इसकी बात भी हम आगे जाकर करेंगे। स्टैक वो जगह है जहाँ आपके लोकल वेरिएबल्स बनते हैं, ठीक है। You can always write a program that continues using more and more and more of stack space and ultimately runs out of it and reaches a segmentation fault, ठीक है। अच्छा, हीप वो जगह है, सो दिस इज योर हीप। ये आपके यूजुअली लोअर मेमोरी एड्रेसेस के करीब होती है और आपके डेटा सेगमेंट के फ़ौरन बाद पड़ी होती है, आपके डेटा की स्पेस के फ़ौरन बाद पड़ी होती है। हीप वो जगह है जहाँ पे आपके डायनामिकली एलोकेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो जो आपने लेट से malloc या इसके मिलते जुलते फंक्शंस या न्यू वगैरह से जो चीज़ें बनाई हैं ना, ये हीप पर आपको मिलती हैं, एंड हीप ग्रोज इन दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पर भी एक चीज़ है जो हम आगे जाकर अभी देखेंगे कि हीप के ऊपर भी कुछ चीज़ें ना, जितनी स्पेस हीप को मिली हुई होती है, हीप इनमें से कुछ जगह को यूज़ करती है हायर एड्रेसेस के ऊपर, और कुछ चीज़ों को स्टोर करती है लोअर एड्रेसेस के ऊपर। और हम अभी देखेंगे कि किस तरह से इसमें भी डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद योर डेटा एरिया इज वेयर योर स्टैटिकली एलोकेटेड डेटा, योर ग्लोबल वेरिएबल्स, योर स्टैटिक वेरिएबल्स एंड योर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ये सब के सब ये डेटा वाले एरिया के अंदर स्टोर होते हैं। और अगेन इनमें जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो रीड ओनली होते हैं, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। एंड एज आई सेड कि आपका जो टेक्स्ट का एरिया है ये वो है जो आपकी मशीन इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, ये वो है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। और जो शेयर्ड लाइब्रेरीज का एरिया है, अगेन ये भी एग्जीक्यूटेबल एरिया है। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो रन टाइम के ऊपर आपके साथ लिंक कर रही हैं, जिसका कोड आप यूज़ कर रहे हैं, और अगेन ये भी एग्जीक्यूटेबल हैं, ये भी रीड ओनली हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर और बीच में आपको जो कई ग्रे एरियाज नज़र आ रहे हैं वो हैं जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये सिस्टम ने आपको नहीं दिए हुए, बीच में आपको गैप्स मिले हुए हैं। सो देयर आर सर्टेन एरियाज लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ये स्टैक के लिए है, ये हीप के लिए है, लेकिन ये बीच में एरिया है जो कि किसी चीज़ को नहीं मिला हुआ। सो यू विल फाइंड दीज गैप्स एज वेल, एंड इफ your program somehow your instructions your instruction pointer lands here, or you want to access this memory, तो हम आगे जाकर देखेंगे कि segmentation faults ऐसे ही cases में आते हैं where you're trying to read a memory that you're not allowed to read, or where you're trying to write to a memory that you're not allowed to write to। तो वो सारी की सारी चीज़ें उस वक्त जनरेट होती हैं। but this is overall your memory organization जिसके अंदर आप सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि जो स्टैक का ये पूरे का पूरा एरिया है 8 MB का, इसके अंदर रीड राइट वगैरह करना सब कुछ अलाउड है आपको, डेटा के अंदर रीड राइट करना आपको अलाउड है एक्सेप्ट फॉर दी कॉन्स्टेंट्स, और अपनी हीप के अंदर रीड राइट करना आपको अलाउड है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, एट एनी पॉइंट अगर आप ये देखना चाहें कि आपको स्टैक स्पेस कितनी मिली हुई है आपके सिस्टम के ऊपर, तो यू कैन यूज़, देयर आर फ्यू कमांड्स, बेसिकली देयर आर कमांड्स जो कि लिमिट की बेसिकली कमांड्स हैं, बट उनका सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप लिनक्स का कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस यू लिमिट कमांड, जिसके अंदर आप फॉर ऑल अगर करना चाहें तो ये आपके पास सारी की सारी लिमिट्स आ जाएंगी। एंड हियर यू कैन सी कि आपके स्टैक के लिए आपको जो है ये 8192 यानी 8192 किलो बाइट्स की आपको स्पेस मिली हुई है, विच इज़ लाइक योर 8 MB स्पेस, ठीक है। अगर आप इसी को
कमांड पी आर लिमिट से देखें तो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स में बता देगी कि आपको स्टैक की कितनी स्पेस मिली हुई है, विच इज़ दीज मैनी बाइट्स. सो यू कैन सी दिस इज़ एक्चुअली 2 raised to power 23, which is this is 3 and 3 and 8, so 8 मिलियन बाइट्स का जो क्लोजेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है. सो दिस इज़ 8 MB ऑफ स्पेस, स्टैक स्पेस जो आपको मिली हुई है. सो यू कैन ऑलवेज चेक इन योर सिस्टम कि आपको ये कितनी मेमोरी मिली हुई है. सो हेयर इज़ अनदर प्रोग्राम, और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि ये प्रोग्राम आप खुद से एक दफ़ा चलाकर अपने पास देख भी लें. मैं तो आपको सिंपली इसके रिजल्ट्स दिखा दूंगा. आई वोंट एग्जीक्यूट इट फॉर यू, बट यू कैन ऑलवेज जस्ट एग्जीक्यूट एंड सी. ये कर रहा है ये प्रोग्राम, सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं हम कि हमें अपने पॉइंटर्स की वैल्यूज़ रीड करके कि जब हम डिफरेंट चीज़ें एलोकेट करते हैं तो वो हमें हमारी मेमोरी में कहाँ पर पड़ी हुई मिलती हैं, कितने बड़े एड्रेसेस मिलते हैं, कितने छोटे एड्रेसेस मिलते हैं. सो लेट्स से वी आर डिफाइनिंग हियर अ कैरेक्टर बिग एरे, जिसके अंदर हमने ये एक 1L का मतलब है कि लॉन्ग के अंदर इसको रखो, इस कांस्टेंट को लॉन्ग समझो, और उसके बाद यानी 8 बाइट्स का, और उसके बाद इसको हमने शिफ्ट लेफ्ट कर दिया है 24 टाइम्स. सो दिस इज एसेंशली 24 इज 16 मेगाबाइट. सो 16 मेगाबाइट साइज की हमने ये एक एरे बनाई है, और ये अगेन इसको हमने 31 टाइम्स किया है लेफ्ट शिफ्ट, विच मीन्स कि हमारे पास 2 गीगाबाइट की एरे है, ये बन गई. सो वी डिक्लेयर्ड दीज 2 ह्यूज एरेज, बिग एरे एंड द ह्यूज एरे. We declare a global and initialize it to 0. We create a function here, useless, जो कि return कर रहा है 0. And then we create these void pointers. Void pointers आपको मालूम है कि किसी भी डेटा टाइप की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनको कास्ट किए बगैर डीरेफरेंस नहीं किया जा सकता. बट यू जस्ट पॉइंट देम टू these different things. So for example आपने यहाँ पर इनकी मदद से and then you have basically ये आपने सारे पॉइंटर्स बनाए हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं यहाँ पे 256 MB की अगेन मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं रन टाइम के ऊपर आप. सो ये जो ऊपर आपने बनाई थी ये तो जाहिर है आपकी कंपाइल टाइम पे मालूम थी, ये रन टाइम पे है नीचे जो है आपको हीप के ऊपर मिलेंगे. सो यहाँ आपने 256 बाइट्स की बनाई है. सो लाइक अ ह्यूज रिलेटिवली बिग मेमोरी, स्मॉल मेमोरी, देन 4 GB की आप यहाँ पर ये मेमोरी कर रहे हैं, एंड देन 256 बाइट्स की आप ये मेमोरी कर रहे हैं. सो कुछ छोटी चीज़ें कुछ बड़ी चीज़ें आपने बनाई, एंड देन देयर आर प्रिंट स्टेटमेंट्स जो कि बेसिकली इन सारे पॉइंटर्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगी. वो बिग एरे को भी प्रिंट करेगी, ह्यूज एरे को भी करेगी, ग्लोबल कहाँ पड़ा हुआ है उसको भी करेगी. सो देयर आर अ बंच ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट्स. दीज कोड्स बाय द वे आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो कि ओरिजिनल CMU की वेबसाइट है इस कोर्स की. आपसे पहले भी उसका हमने लिंक शेयर किया हुआ है, जो उसका स्टूडेंट पेज है, वहाँ पर आपको ये कोड्स मिल जाएंगे, और यू कैन राइट देम योरसेल्फ. अब तक आपकी होपफुली प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी हो चुकी है विद योर असाइनमेंट्स दैट यू कैन रन इट योरसेल्फ. बट वंस यू रन इट, Alright, so once you execute that program, तो आप इसको execute करके देखेंगे तो आपको कुछ इस किस्म के addresses मिलेंगे. Although this is highly compiler dependent and your system dependent, तो addresses तो जाहिर है आपको same नहीं मिलेंगे. Even आप उसको multiple times program को execute करेंगे तो इसमें से कुछ addresses बदलते जाएंगे. But in general what you see here is कि आपको जो local का address मिला है वो आपके आखिर से 8 MB के अंदर की जगह में मिला है, which is on your stack. आपको जो मेन और यूजलेस का अगर आप देखेंगे कि फंक्शन कहाँ डिफाइन हुए हैं, तो ये एड्रेसेस आपको मिलेंगे जो आपका टेक्स्ट सेगमेंट है, टेक्स्ट का एरिया है, यानी द कोड. सो अगेन इस नाम से हमेशा होशियार रहिएगा. टेक्स्ट डज नॉट मीन टेक्स्ट, इट मीन्स कोड. ठीक है, द रीड ओनली एरिया विच इज़ फॉर योर कोड. जो आपके बिग एरे और ह्यूज एरे है, यानी जिनका हमें मालूम था कि हम कंपाइल टाइम पे ये बनी हुई थी, ये उसने डेटा के एरिया के अंदर बनाई हैं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स थे जो ग्लोबल में डिफाइन हुए हुए थे, और इनको हमने बनाया भी उस वक्त था जिस वक्त हमारा अभी प्रोग्राम कंपाइल हो रहा था. एंड देन आपका जो ये तमाम चीज़ें हैं P1, P2, P3 और P4, जिसमें से आपको याद होगा कि P1 और P3 वो हैं जो बहुत बड़ी एरेज आपने रन टाइम पे बनाई हैं, और P4 और P2 वो हैं जो बहुत छोटी बाइट्स की आपने एरेज बनाई हैं रन टाइम के ऊपर. एंड यू कैन सी कि ये सबके सब हीप पर बन रही हैं, हीप के एरिया जो पूरा है उसके अंदर बन रही हैं, लेकिन उस हीप के अंदर भी एक हमें यहाँ पे कंपाइलर की प्रेफरेंस नज़र आ रही है कि वो छोटी एरेज को जो है वो छोटे एड्रेसेस की तरफ रख रहा है, और बड़ी एरेज को जो है वो बड़े एड्रेसेस की तरफ अरेंज कर रहा है. सो दिस इज़ जस्ट अ कंपाइलर डिपेंडेंट अरेंजमेंट. ये वो चीज़ है जो हम कंपाइलर के बारे में समझते हैं कि वो किस तरह से इन चीज़ों को डिफाइन किया करता है और क्या किया करता है. सिमिलरली अगर आप जाकर ये चेक करें कि आपका मेलॉक खुद कहाँ पड़ा हुआ है, तो जो उसका आपको हैंडल मिलेगा वो आपको टेक्स्ट एरिया के अंदर मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली वो हैंडल जा रहा है आपके शेयर्ड लाइब्रेरीज के अंदर. तो यहाँ पे इस डायग्राम में शेयर्ड लाइब्रेरीज शो नहीं हुई, लेकिन मेलॉक का एक्चुअल कोड जो पड़ा हुआ है वो आपके शेयर्ड लाइब्रेरी स्पेस के अंदर पड़ा होगा, विच इज़ जस्ट लाइक योर टेक्स्ट एरिया. इट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल एरिया जहाँ पे आपकी सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं. ठीक है जनाब, तो होपफुली ये सारा कुछ आपको क्लियर हो रहा है. बाय द वे वो रीड ओनली है, विच मीन्स कि उसका कोई भी हिस्सा एग्जीक्यूट हो सकता है. सो योर IP, अब यहाँ पर ना अब थोड़ा सा अब मेरे ख्याल में मुझे यहाँ एक मौका है कि आई कैन रिलेट दिस
टू द डिस्कशन, जो डिस्कशन हम शुरू में कर रहे थे। हमने ये कहा है कि जो हमारा टेक्स्ट एरिया और शेयर्ड लाइब्रेरी का एरिया है, लेट्स से मैं यहाँ कहीं बीच में इधर बना देता हूँ, लेट्स से अब ये हीप में सब डिफाइन हुई भी है, सो लेट्स से मैं यहाँ स्टैक के ऊपर बना देता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि शेयर्ड लाइब्रेरीज यहाँ पर भी डिफाइन होती हैं, बट लेट्स से दिस इज माय शेयर्ड लाइब्रेरी स्पेस, और उसके बाद स्टैक है जो कि सारा 8 MB का है, ठीक है, यहाँ हो या स्टैक से नीचे हो जैसे पिछली डायग्राम में शो किया था। बट दिस इज योर रीड ओनली एरिया एंड दिस इज योर रीड ओनली एरिया, which means कि this is executable area. So आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इस जगह में कहीं पर भी और इस जगह में कहीं पर भी लैंड करेगा तो ये चल जाएगा, ये कोड चल जाएंगे। और ये शेयर्ड लाइब्रेरी एरिया में सारे के सारे आपके डिफाइंड फंक्शंस पड़े हुए हैं, वहाँ मेलॉक भी पड़ा है, वहाँ प्रिंटफ भी पड़ा है, वहाँ गेटस भी पड़ा है, वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। तो लिहाजा if somehow you're able to manipulate the IP and make it jump to a function जो कि आप चलाना चाह रहे हो, you can make it execute. Similarly, your IP can land in other areas like your data area or your stack area or your heap area and try to execute the data which is placed there. अब देखें आपके असल में कोड्स क्या थे, जो हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से मूव क्यू, लेट्स से RAX RBX, मेरे पास ये अगर एक इंस्ट्रक्शन है, तो अब इस इंस्ट्रक्शन का आखिर एक बाइट कोड है, कुछ 0 1s की कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस है जो मेरे पास पड़ा हुआ है। अब जिस वक्त मेरा आईपी किसी जगह पहुंचता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि उस मेमोरी एड्रेस पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको किसी इंस्ट्रक्शन की तरह चलाने की कोशिश करो। अगर तो वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हो सकता है कि आपको एरर आ जाए, लेकिन अगर उसने इंटरप्रेट कर लिया उस पॉइंट पे कि ये तो किसी इंस्ट्रक्शन का कोड लग रहा है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। That means that if your program, if a malicious program is able to define, let's say, an array and put code in that array which is equivalent to the machine code of certain instructions, and then you can take the IP instruction pointer to that data area. For example, ये आपकी heap है ना, मैंने इस heap के ऊपर एक array बनाई है और उस array के अंदर यहाँ मैंने कुछ 0 1s रख दी हैं। उस array में मैं array में तो कुछ भी रख सकता हूँ ना, जो आपने अभी वो dynamically allocated array बनाई थी, या मेरे data area के अंदर जो arrays बनी हुई हैं इसमें कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं उन एरियाज के अंदर जाता हूँ और मैं जाके वहाँ पे कुछ कोड्स रख देता हूँ, और वो कोड्स एक्चुअली मशीन कोड्स हैं सर्टेन इंस्ट्रक्शंस के, वो इंस्ट्रक्शंस कोई काम करती हैं जो मैं चाहता हूँ। एंड नाउ समहाउ आई एम एबल टू क्रिएट अ जंप इन योर प्रोग्राम, जो कि या कॉल इन योर प्रोग्राम जो कि डायरेक्टली उसको ले जाए उस जगह पर जहाँ पे वो एरे डिफाइन हुई हुई है। अब वो क्या करेगा, अब क्योंकि आईपी वहाँ पॉइंट कर रहा है, वो वहाँ से डेटा उठाएगा, उसको उठाकर एज एन इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट करेगा और चला देगा, एंड हेंस योर प्रोग्राम इज नाउ एग्जीक्यूटिंग on a remote machine. Your intended code is now executing there. Voila, you're done. जो हम करने निकले थे वो हमने चंद सेकंड के अंदर देख लिया कि कैसे हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ स्टैक के ऊपर भी हो सकती है, और याद होगा आपको स्टैक के ऊपर सारे रिटर्न एड्रेसेस और स्टैक के ऊपर सारे पैरामीटर्स पास होते हैं। पैरामीटर्स कौन भेजता है, भेजने वाला प्रोग्राम भेजता है या भेजने वाला फंक्शन भेजता है। उन पैरामीटर्स के अंदर आप कोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को और वहां रख सकते हैं, एंड देन समहाउ यू कैन गेट योर आईपी देयर। अच्छा, नाउ इन केस ऑफ स्टैक, जो कि हमने आगे जाकर देखना भी है, इन केस ऑफ स्टैक एक बहुत अच्छी बात ये भी है, और ये अच्छी बात अब मैं उस मैलिफाइड इंटेंशन से कह रहा हूँ, अच्छी बात ये भी है कि स्टैक के अंदर रिटर्न एड्रेसेस पड़े हुए हैं, और रिटर्न एड्रेसेस ने सीधा आईपी के अंदर जाना है। जिस वक्त फंक्शन रिटर्न करेगा तो रेट की इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि जो कुछ स्टैक पे पड़ा हुआ है वो आईपी में रख दो। तो इन अदर वर्ड्स, यू कैन गो ऑन द स्टैक, यू कैन मॉडिफाई द रिटर्न एड्रेस एंड यू कैन चेंज इट टू एन एड्रेस जहां पर आपने अपनी मर्जी का कोई कोड रखा हुआ है। तो ये एड्रेस यहाँ पॉइंट कर रहा है, ना कि वहाँ पॉइंट कर रहा है जहाँ पे असल में इस फंक्शन ने वापस जाना था। एंड देन यू प्रोसेस अ रेट इंस्ट्रक्शन समहाउ एंड योर कोड गोज फ्रॉम हियर टू हियर एंड you're done. Your code is now executing in the other person's program and you're done. तो ये थोड़ा सा आपके जहन में अब आइडिया डालना था कि मेमोरी हायरार्की आपको इसलिए पढ़ाई है कि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से इस हायरार्की को एक्सप्लॉइट करके एक मैलिशियस प्रोग्राम आपके सिस्टम के ऊपर अपनी मर्जी का कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है जनाब, सो लेट्स मूव ऑन। सेगमेंटेशन फॉल्ट की हमने बात की थी, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं। बाय द वे ये इनकी ओरिजिनल स्लाइड से नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम द विकीपीडिया पेज, क्योंकि दिस इज़ लाइक अगर सेगमेंटेशन फॉल्ट की पूरी डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबी है, एंड देन देयर इज़ नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ फॉल्ट, देयर आर लाइक मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट नाम ज़रा थोड़ा माजी से आ रहा है, जहाँ पर इंटेल x64 जो है वो x86 के ज़माने में सेगमेंटेशन यूज़ किया करता था। दैट वाज अ मैकेनिज्म यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द मेमोरी। तो सेगमेंटेशन के अंदर आपको एक चंक ऑफ मेमोरी मिला करता था, जैसे कि अभी भी मिलता है, लेकिन अब उसकी ज़रा तरीका बदल गया जिस तरह से मिलता है। तो खैर, सेगमेंटेशन फॉल्ट मीन्स कि जब कभी आपका प्रोग्राम किसी ऐसे एरिया को एक्सेस करने की कोशिश करे जो मेमोरी एड्रेस है ही नहीं,
एंड इनवैलिड मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करे। ये टिपिकली वो ग्रे एरियाज हैं जो आपको शो किए थे, जो आपके प्रोग्राम स्पेस में नहीं आ रहे, या ये वो वाले एरियाज हैं जो कि लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम के एरियाज हैं, या ये वो एरियाज हैं जहाँ मेमोरी लगी हुई नहीं है, ठीक है, या लगी हुई नहीं का एसेंशली मीनिंग है कि आपकी वर्चुअल स्पेस के अंदर वो नहीं है, तो आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। सिमिलरली इफ यू ट्राई टू एक्सेस a memory that you don't have the rights to access, for example जिसको आप रीड करने का एक्सेस भी नहीं रखते, जो आपके कर्नल के स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है, उनको आप नहीं एक्सेस कर सकते, एक्सेस करेंगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। बट दैट एसेंशली वुड बी कि आपका रनिंग प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के बाहर फेंक देगा। देखिए मैं आपको अगर सेगमेंटेशन फॉल्ट को आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूँ ना, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट इज कि आप अपने हमसायों के घर जाकर और दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं जी आपका बच्चा हमारे लॉन में आके फूल तोड़ रहा है, दैट्स दैट्स अ सेगमेंटेशन फॉल्ट। और आपने साथ वो बच्चे को उठाया, वो भैया उन्हें वापस करते हैं, ये इसको पकड़ें, ये हमारे लॉन में आके हमारे फूल तोड़ रहा है। तो अब दिस इज एसेंशली अ सेगमेंटेशन फॉल्ट, दैट द किड इज और द चाइल्ड इज एक्सेसिंग एन एरिया विच इज नॉट, शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू इट, एंड इट्स डूइंग समथिंग देयर इज पोटेंशियली दैट इट्स नॉट सपोज टू डू। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर हो रही है कि आपका प्रोग्राम किसी ऐसी एरिया को जाकर रीड करने लगेगा जो आप नहीं कर सकते, तो वो आपके प्रोग्राम को उठाकर ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर फेंक देगा, बंद कर देगा, टर्मिनेट करेगा, और आपसे कहेगा कि जी आपका प्रोग्राम इसलिए बंद किया गया बिकॉज देयर वाज अ सेगमेंटेशन फॉल्ट। आपका प्रोग्राम ऐसी चीज पढ़ रहा था जो वो पढ़ नहीं सकता, या आपका प्रोग्राम ऐसी चीज लिख रहा था जो लिखी नहीं जा सकती, रीड ओनली थी, या आपका प्रोग्राम ऐसी मेमोरी में जा रहा था जो नहीं थी। ये दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ द किड ट्राइंग टू जस्ट वॉक इनटू एन ओपन पॉट होल और समथिंग, कोई कोई एक मैन होल खुला हुआ है या पॉट होल खुला हुआ है और वो उसके अंदर गिरने वाला है, एंड यू जस्ट कैच इट एंड रिटर्न द किड टू देयर हाउस एंड से कि जी ये उधर गिरने वाला है, ऐसी मेमोरी एक्सेस कर रहा था जो नहीं लगी हुई थी। सो डोंट से दैट व्हेन यू रिटर्न द किड, जस्ट टेल देम कि ये गटर में गिरने वाला था। They probably won't appreciate you saying it was trying to access a memory जो कि मौजूद नहीं थी, but anyhow you get the idea. But believe it or not, segmentation faults on your system at least, not on the operating system of a cruise missile or the temperature controller of the nuclear reactor, वहाँ नहीं, लेकिन आपके सिस्टम के ऊपर they are a blessing। कि एक मलिशियस प्रोग्राम अगर चलने की उसने कोशिश की और उसने ऐसे एरिया को एक्सेस कर लिया जो कि नहीं था या इलीगल था, ये रीड ओनली था, तब तो बहुत अच्छा हो गया, रुक गया, वो नहीं कर सका जो वो करना चाह रहा था। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना पकड़ सका और वो शरीफाना तरीके से ऐसे एरियाज के अंदर ही चलता रहा जहां पर वो खराबी करता रहे और कोई ना पकड़ सके, दैट्स व्हेन थिंग्स रियली गो बैड। दैट्स व्हेन बैड स्टफ हैपेंस कि अब आपका कोड जो है, आपका डेटा जो है और आपकी चीज़ें जो है वो खतरे में है, अब वो प्रोग्राम चल रहा है आपके सिस्टम के ऊपर, इट कुड वेरी वेल बी वाइपिंग योर हार्ड ड्राइव। सो एनी हाउ, सो हम यहाँ रुकते हैं इस वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो के अंदर हम फिर इन वल्नरेबिलिटीज़ की और डिटेल को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं।